Hello, students. Welcome to daily news analysis of the Hindu. Today the date is 24th October, so let's get started. And discussion late हो रहा है because I am not totally well. Okay, but हम लोग फिर भी कर रहे हैं क्योंकि हम skip नहीं कर सकते थे. एक दो important articles भी हैं आज, तो उनकी भी बात करेंगे. बट आई नो ओके इतना कल का डिस्कशन भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था और आज भी उतना परफेक्ट नहीं होगा बट फिर भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट इज ऑलमोस्ट 4-5 ईयर के बाद यहाँ पर एक बायलेटरल लेवल पर मिले हैं चाइनीज और इंडियन लीडर. और इसके रिस्पेक्ट में अभी कुछ ऐसा न्यू निकल के नहीं आया है यहाँ पर ब्रिक्स समिट से. और ब्रिक्स एक्सपेंशन को लेकर जो इशू था वो हम ऑलरेडी मीन्स 450 प्लस में कवर कर चुके हैं. यहाँ पर आप दो तीन बातें याद रख लीजिए जो आपके एग्जाम में आपके आंसर को ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाएंगी. यू कीप दीज पॉइंट्स इन योर नोट्स. First is with respect to Indo-Pacific region or India-China bilateral issues. Okay, note down one point that in a globally competitive world, disputes are bound to arise, but as a responsible nation, we need to ensure that disputes don't lead to conflict. Okay, this is one point that I would expect in your answer. Second is when India and China speak in one voice, the world listen. Okay. And third point is that India and China need to work together to realize the dream of 21st century as the Asian century. देखिए ये तीन पॉइंट्स इंडिया चाइना के रिस्पेक्ट में जब भी आप आंसर लिखेंगे इनके साथ ही अपना कंक्लूजन दीजिएगा. काफी इम्पैक्टफुल होगा. ओके. अभी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुए हैं? सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है दैट देयर हैज बीन अ रेजोल्यूशन इन द मिलिट्री स्टैंड ऑफ ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ठीक है, तो इन लोगों ने एक दूसरे को विश भी किया इसके लिए बिकॉज मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी ऑन द बॉर्डर शुड बी द प्रायोरिटी फॉर बोथ साइड. बिकॉज पीस के बिना कभी भी डेवलपमेंट नहीं आ सकता. चाइना कॉम्पीट कर रहा है यूएसए से, हम कॉम्पीट कर रहे हैं चाइना से. किस टर्म्स में? ओनली ऑन लाइन ऑफ डेवलपमेंट. मिलिट्री को लेकर कंपटीशन नहीं है, टेक्नोलॉजीज को लेकर कंपटीशन नहीं, कंपटीशन है यहाँ पर ओवरऑल अपनी कंट्री की डेवलपमेंट को लेकर. ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट डोमिनेंट बनने के लिए डोमिनेशन नहीं है. वो चाइना यूएसए का है, हमारा सिंपल सा है वी नीड टू डेवलप. ओके, और उसके लिए हम लोग को जरूरत होती है चाइना से आने वाली एफडीआई की भी. ठीक है, चाइना से आने वाली कैपिटल मशीनरीज की भी, क्योंकि कैपिटल मशीनरीज के बिना हम लोग ना तो कोई मेक इन इंडिया चल सकता है, ना ही प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसी स्कीम्स चल सकती हैं, ना हम कभी अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकते हैं. क्योंकि जब तक कैपिटल मशीनरीज नहीं होंगी तब तक आप प्रोडक्शन कर नहीं सकते. और इनमें चैंपियन है चाइना. ठीक है, तो हम लोग काफी ज्यादा कैपिटल मशीनरीज इंपोर्ट करते हैं चाइना से. बट इसमें सबसे बड़ा इशू निकल कर आता है ट्रेनर्स का. द ट्रेनर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स. अब जहां ये मशीन्स ऑपरेट हो रही हैं फॉर डेकेड्स या जहां पर बनी है वही बेटर जानते हैं इनको ऑपरेट करना. तो इनके चाइनीज ट्रेनर्स हमारे यहाँ आए, हमारे वर्कर्स को सिखाएं, वो इंश्योर करने के लिए जरूरत होती है वीजा. ठीक है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से दो चीजें हुई है. फर्स्ट, काइंड ऑफ प्रेडेटरी बिहेवियर देखा जा रहा था चाइनीज एफडीआई में, जहां पर ये ओवरऑल टेक ओवर कर रही थी हमारी इंडस्ट्रीज का, स्पेशली इन फार्मा सेक्टर. नाउ इन दिस थिंग आपको दो टर्म्स क्लियर होने चाहिए. वन इज ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, अनदर वन इज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट. ब्राउनफील्ड की बात है कि कोई कंपनी ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, मैं एफडीआई लेके आता हूं, उस कंपनी को पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेता हूं. ठीक है, आपके सपोज 100% शेयर्स मैंने खरीद लिए, कंपनी मेरी हो गई. दैट इज कॉल्ड एज ब्राउनफील्ड. ठीक है, ग्रीनफील्ड इज लाइक कि मैं एफडीआई लेके आया कि मैं यहां पर एक कंपनी लगाऊंगा इंडिया में और वो 100% मेरी ओनरशिप में होगी, लेकिन यहां पर मैं ये कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं जीरो से, फ्रॉम फ्रैक्शन. ठीक है, दैट इज ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट. एंड चाइनीज कंपनीज क्या कर रही थी यहां पर? ऑब्वियसली स्टेट बैक्ड होती हैं ये लोग, वहां के जो स्टेट बैंक्स वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में, वो डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, उस हिसाब से हम आपको लोन देंगे. ठीक है, तो वहां की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी होती है वो हमेशा उनकी गवर्नमेंट के थ्रू ही रेगुलेट होती है. तो कोविड के टाइम ये देखा गया कि वर्ल्ड ओवर जो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, यहाँ की फार्मा कंपनीज में बहुत ज्यादा एफडीआई आना शुरू हो गया चाइना से. और ये जो एफडीआई आ रहा था वो सारा एफडीआई आ रहा था ब्राउन फील्ड में, यानी कि हमारे यहाँ जो ऑलरेडी कंपनीज हैं फार्मेसी में और वो प्रोडक्शन कर रही हैं उनको टेक ओवर किया जा रहा था. तो गवर्नमेंट ने चाइना से आने वाली एफडीआई पर ऑटोमेटिक रूट अलाउ नहीं किया. उन्होंने कहा कि आपको गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू जाना होगा. राइट, तो एफडीआई नॉर्म्स टाइट कर दिए गए चाइना से
जो एफडीआई आ रही थी उसके लिए। सेकंड इज, जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमने वीजा नॉर्म्स टाइट कर दिए कि हम चाइनीज लोगों को इतनी इजीली वीजा नहीं देंगे। बट उसका नतीजा ये हुआ कि काफी सारी कैपिटल मशीनरी जो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने इंपोर्ट करके रखी हुई थी, उनको ऑपरेट करने के लिए ट्रेनर्स और स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिले, एंड दीज मशीनरीज वर लेइंग आइडियल। तो एग्जैक्टली इनको इंपोर्ट किस लिए किया गया था? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। बट चाइनीज ट्रेनर और स्किल्ड वर्कर्स ना आने की वजह से प्रोडक्शन हो नहीं पाया। ठीक है, तो अभी भी दो इशू रिजॉल्व करने, वन इज एफडीआई एंड दूसरा इज वीजा। इन दोनों इश्यूज को भी अभी रिजॉल्व करना है, क्योंकि अब बॉर्डर इशू रिजॉल्व हो गया है, तो ये दो इश्यूज भी जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, तीसरा एक चाइना के साथ जो हमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। क्योंकि चाइना एक चीज के लिए जाना जाता है कि वो प्रोजेक्ट्स को सिर्फ टाइमली कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है, बल्कि बहुत फास्ट पेस पर भी कंप्लीट करता है। जैसे उसने इंडोनेशिया थाईलैंड में जो बुलेट ट्रेन वगैरह ये सेमी स्पीड ट्रेन की प्रोजेक्ट्स लिए थे, उसने टाइम से पहले कंप्लीट कर दिए। जबकि इंडिया में हम लोग हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट चल रहा है जो जापान की मदद से, उसको अभी तक हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, जब से टाइमलाइन थी 2022 तक कंप्लीट होने की। ठीक है? अब चाइना के साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट नहीं करना चाहते ऐसा नहीं है। हमने चाइना के साथ बीसीआईएम, कि बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर की बात की थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आ जाते हैं। और सबसे बड़ा मेजर रोड ब्लॉक आया जब चाइना ने पीओके से सीपैक प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। ठीक है, यहां से प्रॉब्लम मेन शुरू हुई कि इंडिया को लगा कि नहीं, आपका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, इसके लिए बार बार चाइना ने इनवाइट किया इंडिया को दैट यू मस्ट बी पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहे हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव कर रहे हैं, और अल्टीमेटली यहाँ की सभी कंट्रीज को ट्रेड में बेनिफिट होगा इसका। देन व्हाट इज योर कंसर्न, आप क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते? तो उसमें इंडिया के पॉइंट्स थे कि फर्स्ट इज कि यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है प्रोजेक्ट्स प्लानिंग में, सारी प्लानिंग चाइना में हो रही है और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन दूसरी कंट्री कर रही है। सो पहला, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए प्लानिंग में। सेकेंड इज, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए फंडिंग को लेकर। चाइना से लोन लेकर उसके डेट ट्रैप में नहीं फंसना है किसी भी कंट्री को। आपके पास वो फंडिंग को लेकर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, आप ट्रैप क्रिएट नहीं कर सकते। एंड थर्ड सबसे बड़ा कंसर्न बना कि आप डिस्प्यूटेड टेरिटरी से इस प्रोजेक्ट को नहीं ले जा सकते। हालांकि बीच में इंडिया के कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए चाइना ने बात की थी कि ओके, पीओके से ना लेके हम लोग इंडिया से या नेपाल के थ्रू लेके जाते हैं इसको। ठीक है, हम इंडिया नेपाल से होते हुए फिर पाकिस्तान के थ्रू अरेबियन सी में जाते हैं। बट फिर वो मटेरियलाइज हो नहीं पाया और ये सारे इश्यूज इंडिया चाइना के बीच बन के रह गए पिछले 4 साल में। ठीक है, तो ये इशू आपको समझ में आ गया। ओके, अब दूसरा है यहाँ पर, ब्रिक्स नेशन शुड स्ट्रेंथन फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, ये कहना है मोदी का। अब अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लड़ाइयां कहाँ हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, सब यूरोप की लड़ाई थी। ठीक, क्यों हुई थी? और अगर हुई थी तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पिछले 75 ईयर से दोबारा लड़ाई नहीं हुई? हुआ ये कि वर्ल्ड ने एक बार जाना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने गलती ये कर दी थी कि इन्होंने जर्मनी को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया था, जर्मनी को बहुत ज्यादा फाइनेंशियली और उसकी टेरिटरी वाइज वीक कर दिया था, जिसको हिटलर ने यूज किया उन सेंटिमेंट्स को, और फिर से जर्मनी को खड़ा किया फॉर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी फिर हारा, और फिर यूरोप को समझ में आया कि जर्मनी को पनिश करना या आइसोलेट करने से कुछ नहीं होगा, हमें करना है जर्मनी को इंटीग्रेट। ओके, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल फ्रिक्शन पॉइंट्स हटाना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि आप इकोनॉमिकली और ज्यादा इंटीग्रेट हो जाइए, और यही इंडिया और चाइना को करना है। अगर हमारी इकोनॉमी हद से ज्यादा इंटीग्रेट होंगी, एक हद तक एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होंगी, हालांकि वो इंडिया को गलत फहमी है कि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है तो चाइना हमारे बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम 10% भी ट्रेड का पार्ट नहीं है उसके, इतना भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, वो सब पॉलिटिकल बातें। बट द थिंग इज कि जितना ज्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है किसी कंट्री में या किसी रीजन में, उतने ही ज्यादा पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स के रीजन नीचे चले जाते हैं, वॉर की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा कम हो जाती है। तो ब्रिक्स नेशन भी अगर अपने आप को फाइनेंशियली नहीं, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल वर्ड हुआ है, लेकिन जितना ज्यादा हम लोग एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली इंटीग्रेट होते चले जाएंगे इस पूरे रीजन में, और ये बातें सबके साथ लागू होती है, यही बात एससीओ के साथ भी लागू होगी। ठीक है, यही बात हमारे सार्क ग्रुप के साथ भी लागू होती है। जितना ज्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ता जाएगा, जितनी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी एक दूसरे पे ज्यादा बढ़ती जाएगी, उतनी ही ज्यादा डिस्प्यूट्स के चांसेस कम होते जाएंगे। ठीक, वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि आज तक ट्रेड वाइज हम लोग उतना ज्यादा इंटीग्रेट नहीं हो पाए, अदरवाइज वॉर की नौबत नहीं आती कभी। ठीक, जब अभी
कुछ इश्यूज हुए थे, तब इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान को इस तरह के एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे और पाकिस्तान से इंपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान में ढेर सारा सीमेंट उसके कराची पोर्ट पे पड़ा रह गया, इंडिया ने इंपोर्ट किया नहीं। राइट, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि आप जितना ज्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाते जाएंगे, आपके डिस्प्यूट्स उतने कम होते जाएंगे। तो यहां पर मोदी जी ने यही कहा है कि ब्रिक्स नेशन शुड स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे फाइनेंस की बात क्यों आ रही है? रशिया और इंडिया में हमने क्या शुरू किया था? रूपी एंड रूबेल, रूबेल ट्रेड, ठीक है, नहीं हो पाया। तो पहला तो कि यहां पर जो कंट्री है ब्रिक्स में, इन सबको लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ाना होगा। ये सब क्यों करना है? क्योंकि अभी वर्ल्ड का जितना भी क्रॉस कंट्री ट्रांजेक्शन होते हैं वो होते हैं स्विफ्ट पोर्टल से। ठीक, स्विफ्ट पे मैं आपको ऑलरेडी पहले नोट्स दे चुका हूँ, करा चुका हूँ क्या होता है ये। अब इस स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव डेवलप करना उतना आसान नहीं है, हालांकि सभी कंट्रीज कोशिश कर रही हैं। रशिया ने की है, चाइना ने की है, दोनों ने मिलकर भी की है। इंडिया भी कोशिश करने में लगा है। जैसे हमने यूपीआई बनाया, उसी तरीके से हम ग्लोबल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भी बना पाए। बट अगेन इतना इजी नहीं होने वाला है स्विफ्ट को रिप्लेस करना। बट इसको रिप्लेस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको कंट्रोल करती हैं पूरी तरीके से यूरोप और यूएसए डोमिनेंट बैंक्स। ओके, और वो जब सैंक्शन लगा देते हैं, अब ये सैंक्शन रशिया पे भी लगे, ईरान पर भी लगे, और दोनों के साथ इंडिया का ट्रेड अच्छा खासा था विद रिस्पेक्ट टू ऑयल। ठीक है, ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर भी ट्रेड चल रहा था, सॉरी इन्वेस्टमेंट चल रहा था। और रशिया के साथ हम लोग शिपिंग के थ्रू जब ऑयल लेने की कोशिश कर रहे हैं तो शिपिंग इंश्योरेंस एंड फिर वो सारे इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि अधिकतर जो जितनी भी वर्ल्ड की शिपिंग है, इनको जो इंश्योरेंस दिया जाता है वो भी यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज ही होती हैं। ठीक है, वहीं की कंपनीज देती हैं। तो ये इस वजह से शिपिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो फिर हमें जो डिस्काउंट पे ऑयल मिल भी रहा है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर वो व्हाइट शिपिंग का कंसेप्ट हमने देखा था, ऐसी शिपिंग जिनको कोई ओन नहीं करता, लेकिन उनके पास कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, अगर हिट हो गई, डूब गया, तो आपका पैसा गया। ठीक है, लोकल करेंसी में हमने रुपये रूबल ट्रेड करने की कोशिश की, सक्सेसफुल नहीं रहा, पेमेंट इशू रहा। ऑल बिकॉज ऑफ क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को बाहर कर दिया गया था। राइट, तो पहली जरूरत है कि हम लोग एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऐसा तैयार करें जो इस स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव बन सके, ताकि कल को अगर किसी भी एक कंट्री पे सैंक्शन लग भी जाते हैं तो उनके आपस का ट्रेड इंपैक्ट ना हो। अब जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में मान लीजिए कि अमेरिका ने एक टाइम वार्निंग दी थी कि अगर हम S-400 सिस्टम खरीदते हैं रशिया से तो वो इंडिया पे सैंक्शन लगाएगा। राइट, तो सैंक्शन अगर वो इंडिया पे लगा देता तो फिर हमें वही प्रॉब्लम होती, किस तरीके से हम डील करें फिर दूसरी कंट्रीज के साथ। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा आपस में फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, स्पेशली विद रशिया, चाइना एंड इंडिया। बाकी की फालतू की बातें हुई है इंटरनेशनल टेररिज्म को लेके, तो एससीओ का रैट मैकेनिज्म है। ठीक है, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। गाजा स्ट्रिप में जो चल रहा है उसके बारे में बात हुई है। कहा गया है कि लोकल करेंसी में हमें ट्रेड ज्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को इजी किया जा सके। जस्ट लाइक यूपीआई आज कई कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है। ठीक है, हमने कल देखा था सिंगापुर में एक्सेप्टेबल है, यूएई फ्रांस ने भी एक्सेप्ट किया अपने यहाँ पर, मॉलडीव ने कहा है रिसेंटली वो भी एक्सेप्ट करेगा, श्रीलंका भी कर चुका है। ठीक है, तो ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को हम जितना बेटर बना पाए उतना बेहतर होगा। Mr. Modi urging more countries to join India in doing trade in local currencies and locally developed payment mechanism. ओके, तो इसकी बात हो गई। नेक्स्ट इज स्टेट कैन रेगुलेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल। अब ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल है क्या? ठीक है, फर्स्ट थिंग एक होती है वो अल्कोहल जिसे कंज्यूम किया जा सकता है इंसानों के द्वारा, प्योर फॉर्म में होती है। ठीक है, एक और होती है इम्प्योर फॉर्म में। ठीक है, ये क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। इम्प्योर फॉर्म में जो अल्कोहल होती है उसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल अल्कोहल। अब यहाँ पे सेंटर ने पहले लॉजिक दिया था कि अंडर कॉन्करेंट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट हम लोग इसको रेगुलेट करेंगे। ये कंजम्पशन वाली अल्कोहल नहीं है। ठीक है, इंटॉक्सिकेंट तो है लेकिन कंजम्पशन वाली नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स के डोमेन में जो आती है वो सिर्फ कंजम्पशन वाली आएगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले एक बार जजमेंट दिया जा चुका था इसके रिस्पेक्ट में, उसको रिवर्स किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, जितने भी यहाँ पर इंटॉक्सिकेंट्स हैं जिनमें अल्कोहल का यूज हो रहा है उसमें पूरा स्टेट को राइट है, वो इसको रेगुलेट कर सकता है। वो इसके साथ जो रेवेन्यू उसको अर्न करना है, जो एक्साइज ड्यूटी लगानी है वो लगा सकता है। ठीक है, तो ये इशू था, बट फाइनल स्टैंड ये है सुप्रीम कोर्ट का कि ये स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन 8-1 majority judgment upheld the state legislature's right to regulate industrial alcohol as well. Okay, intoxicating liquors ये एंट्री 8 में आता है स्टेट लिस्ट के। The entry 8 give power to regulate the production, manufacture, possession, transport, purchase and sale of intoxicant liquor.
कई स्टेट्स ने चैलेंज किया था सेंटर के स्टैंड को। सेंटर का कहना था कि हम एंट्री 52 के अंडर में यूनियन लिस्ट में हम इसको रेगुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको माइंड मैप दिया हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ओके, अभी इसको रखा जाता था इन लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। अब यहाँ पर स्टेट लिस्ट कहती थी एंट्री 8 कि सभी टाइप के इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेल वगैरह सब स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में आएगा। बट सेंटर ने कहा कि नहीं, एंट्री 52 जो है हमारी और एंट्री 33 कंटेंट लिस्ट में, ये हमें अलाउ करती है कि हम किसी भी चीज, किसी भी इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सकते हैं, जिसको पार्लियामेंट डिक्लेयर करे कि इस इंडस्ट्री को हम रेगुलेट करेंगे इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो उन्होंने कहा कि हम इसमें इंक्लूड करते हैं इसको, और इंडस्ट्रियल अल्कोहल को हम रेगुलेट करेंगे। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेंट जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के उसमें आएगा। सेंटर का जो स्टैंड था यहाँ पर वो पूरी तरीके से गलत साबित हुआ, और जो जजमेंट दिया गया था पहले 1990 में उसको ओवरटर्न कर दिया गया। ओके, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट इंडस्ट्रियल अल्कोहल इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, रिजेक्टिंग द आर्टिफिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। अब प्रीलिम्स के लिए आपको जो काम आएगा वो ये है, एब्सोल्यूट अल्कोहल जो ड्रिंक किया जाता है, एंड दिस इज डी नेचुरल अल्कोहल। तो इन दोनों में डिफरेंस आप देख लेंगे। प्रीलिम्स में अगर पूछा गया तो ठीक, नहीं पूछा गया तो ठीक, बट फिलहाल के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। वो एक्साइज ड्यूटी अर्न करने के लिए जो चाहे वो कर सकता है। अब फाइनली पंजाब गवर्नमेंट के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने भी एग्री कर दिया है, साइन कर लिया है एमओयू विद एजुकेशन मिनिस्ट्री टू इंप्लीमेंट दी पीएम श्री स्कीम। पीएम श्री स्कीम हम लोग ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम तैयार कर चुके हैं, ये दोनों चीज तैयार की जा चुकी है। सेंटर का तरीका मैंने आपको बताया था जो कि गलत है। उनका ये कहना था कि जब तक आप पीएम श्री के अंडर में स्कूल्स को नॉमिनेट नहीं करोगे अपने यहाँ, उसमें 60% फंडिंग सेंटर देगा। ठीक है, जब आप चूज कर लोगे कि आपके स्टेट में आने वाले कौन से स्कूल सबसे कहलाएंगे पीएम श्री स्कूल। बट स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना था कि आप ऐसे स्कूल्स को चूज कर रहे हो जो बेस्ट है हमारे यहाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स जो बेस्ट है उनको क्यों चूज करो, आप उनको चूज करो, जो खराब हालत में उनको पीएम श्री बनाइए। बट सेंटर ने इसके लिए आर्म ट्विस्ट किया कि हम समग्र शिक्षा अभियान का जो फंड है वो रिलीज नहीं करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को, अगर जब तक वो एमयू साइन नहीं करेंगे पीएम श्री के लिए। तो ये बहुत ही बुरा तरीका था। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु सभी स्टेट्स ने इसको अपोज किया, और वेस्ट बंगाल तमिलनाडु ने इसको अब तक ज्वाइन किया भी नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने थोड़े टाइम पहले ज्वाइन कर लिया था, और अब सेंट्रल दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ज्वाइन कर लिया है। बट अल्टीमेटली ये तरीका ठीक नहीं है, इस तरह से आर्म ट्विस्ट करना स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अगर आप पीएम श्री इंप्लीमेंट नहीं करोगे अपने यहाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो हम आपको समग्र शिक्षा अभियान के अंडर में मिलने वाला फंड भी रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले एक बार डिस्कस कर चुका हूं, आप पुराने पीडीएफ में देखेंगे, आपको मिल जाएगा, आप रिवाइज कर सकते हैं वहां से। हाँ, इस पे बेस्ड अगर आपको सिर्फ माइंड मैप चाहिए तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा फॉर योर क्विक रिवीजन। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। न्यूज एनालिसिस नॉट विद रिस्पेक्ट टू कि जहां आपको कंटेंट मिले उसको लो और पढ़ते चलो, नो, इट इज मोर टू डू विथ योर थॉट्स। किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आप बनाते हो और किस तरीके से आप उनको यूज करते हो फॉर योर एग्जाम। ये कंटेंट वगैरह वो सब हम मेंस 450 प्लस में कर ही रहे हैं, वो डिफरेंट थिंग है। ठीक है, अगेन इस आर्टिकल में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट जरूर किए हैं, बट आई वुड से इस आर्टिकल में इतना कुछ नहीं है जो आपको एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, बट यूपीएससी आपसे इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट नहीं करेगा। सो आई वुड सजेस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस आर्टिकल। बाकी आपको पढ़ना है तो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, बट आई वोंट रेकमेंड। ओके, नेक्स्ट इज ग्लोबल सप्लाई चेन। अब ग्लोबल सप्लाई चेन की जब बात आती है ना, तो एक टाइम था जब बात की जाती थी कि जितना हो सके ग्लोबल सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाना है। नहीं, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब चाइना की वजह से खासकर ये लगा कि यार, एक तो पहली बात ये है कि अकेले चाइना पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी वर्ल्ड की सप्लाई चेन के लिए, राइट। और दूसरा कि ये जो चाइनीज कंपनी थी जैसे हुआई, ठीक है, या Xiaomi, इन कंपनीज पे ये एलिगेशन लगते रहे। अभी जैसे रिसेंटली यूएसए ने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बन के आते हैं चाइना से उनको भी बैन किया कि ये जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनमें चाइनीज कंपोनेंट्स यूज हुए हैं। यहां पर आप ये जो ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस कार आ रही हैं, ये एक तरह से एस्पियोनेज का काम कर रही हैं। चाइना से जो सीसीटीवी कैमरास आ रहे हैं ये एस्पियोनेज का काम कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स तक को उसने बैन कर दिया चाइना के साथ शेयर करने से। तो अब यहां पे आ रहा है चाइना की तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है, और दूसरी तरफ डिपेंडेंसी। इन दोनों रीजन की वजह से अब जो ग्लोबल सप्लाई चेन को हम एफिशिएंसी की बात करते थे, अब हम बात करते हैं रेजिलिएंट बनाने की। एक ही कंट्री पे हद से ज्यादा डिपेंडेंस नहीं होनी है, और दूसरा उतना ही केयरफुली आपको ट्रेड करना है ताकि आपको वो हार्म ना हो।
ओके। तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी जिसका पूरा फोकस था पिछले 20-30 ईयर्स से ऑन एफिशिएंसी, आज उसका फोकस शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द रेजिलियंस। कोविड 19 पैंडेमिक शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम द एफिशिएंसी टू द रेजिलियंस। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ वर्ड्स यूज करे हैं एफिशिएंसी के लिए, जस्ट इन टाइम यानी कि हर चीज टाइम पर हो, एफिशिएंट मैनर में हो, टू जस्ट इन केस यानी कि जहां जरूरत हो सिर्फ वहीं हम दूसरी कंट्री से ट्रेड करेंगे, खासकर ऐसी कंट्री से जो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा या तो कंपटीशन है बहुत स्ट्रांग जैसे यूएसए चाइना में, या फिर थोड़ा एंटेगोनिस्ट है जैसे इंडिया चाइना में। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम से अब फोकस शिफ्ट कहां हो रहा है वर्ल्ड का, जस्ट इन केस। ठीक है, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट है तो फिर इसे हमें बहुत केयरफुली स्क्रूटनाइज करना होगा। अगर चाइना की तरफ से आ रहे हैं कोई कंपोनेंट ऐसे जो हम मिसाइल में यूज कर रहे हैं या अपनी लेबोरेटरी में यूज कर रहे हैं, तो उस वो केस बनेगा, वो सिनेरियो बनेगा जस्ट इन केस का। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रॉपर स्क्रूटनाइज करना होगा, उसके बाद ही उसको यूज करना होगा। ठीक, अब ये सारी बातें क्यों और ज्यादा बढ़ी है, ये बढ़ी है आफ्टर इजराइल पेजर अटैक। वहां पे उसने रेडियो से लेके वॉकी टॉकी तक सब में ब्लास्ट हुआ। तो ये दिखाया कि जो चीज हमें दिखती है कि ये तो सिविलियन गुड है, सिविलियन गुड्स हैं, सिविलियन पर्पस में यूज सकते हैं, वो भी आप आज मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी सितंबर 23 में यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, दैट उसने कुछ रूल प्रपोज करे जो प्रोहिबिट करेगा इंपोर्ट और द सेल ऑफ सर्टेन कनेक्टेड व्हीकल सिस्टम, ओके, designed, developed, or manufactured or supplied by the entities with sufficient nexus to People's Republic of China or Russia। ये जो ऑटोमेटिक कार्स आ रही हैं, ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं या ड्रोन्स आ रहे हैं, अगर उनमें चाइना या रशिया से जुड़ी हुई किसी कंपनी ने कोई रोल प्ले किया है इस प्रोडक्ट को बनाने में, या इस एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ड्राइवरलेस कार का, अगर इसमें कोई ऐसी कंपनी इन्वॉल्व है जैसे Xiaomi या फिर ह्यूआई चाइना की या फिर रशिया की कोई एंटिटी इन्वॉल्व है उसकी डिजाइनिंग में, उसके डेवलपमेंट में या मैन्युफैक्चरिंग में या किसी भी तरह से, ठीक है, तो उसको प्रोहिबिट करेगा यूएसए। उनका ये मानना है कि इसके थ्रू चाइना कल को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यानी कि आप ये मान लीजिए कि वहां अमेरिका में एक ड्राइवरलेस कार चल रही है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं एक बार कोई, चलिए उसमें कोई स्टेट अथॉरिटी का, उनकी गवर्नमेंट का ही कोई बड़ा आदमी बैठा है, वो गाड़ी चलते चलते ब्लास्ट हो सकती है जैसा कि इसराइल ने पेजर अटैक में करके दिखाया। राइट, और यहाँ पर अब क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, ड्राइवरलेस है, तो सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहे हैं हार्डवेयर के साथ साथ, तो यहाँ पर ये जो रूल्स आएंगे ये टारगेट करेंगे दोनों को, सॉफ्टवेयर को भी और हार्डवेयर को भी, विच आर एसोसिएटेड विद द व्हीकल कनेक्टिविटी सिस्टम एज वेल एज ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम। ओके, ये हुआ सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप यूएसए ने काफी टाइम पहले लिया था जब उसने चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 100% टैरिफ अनाउंस किया था, बट वो था मोस्टली कंपटीशन कंसर्न की वजह से। बट ये जो रूल आ रहे हैं अब सेकंड स्टेप, ये आ रहा है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। इसराइल के पेजर अटैक के बाद वर्ल्ड को रियलाइज हुई ये बात। ठीक है, तो ये दोनों चीज हमारे इंडिया पर भी उतनी ही स्ट्रांगली लागू होती है। एक तरफ कंपटीशन, ठीक है, लेकिन यूएसए कर सकता है 100% टैरिफ क्योंकि उसका कंपटीशन है, उसके पास जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है इनकी इतनी तंगी नहीं है। ठीक है, वो ले लेगा कहीं ना कहीं, सेमीकंडक्टर का इशू नहीं है, वो खुद भी बनाता है, नेदरलैंड जैसी कंट्री से भी ले सकता है। पर इंडिया के केस में जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत मुश्किल है रेप्लिकेट करना, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना भी चाहें तो उसके लगभग हर कंपोनेंट के लिए हम लोग इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड इशू जो स्टेप है ये इंडिया को भी लेना होगा, बिकॉज यहां पर इस तरह के अटैक कल कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइवरलेस कार में या ड्रोन्स में, ये जो कंपोनेंट्स हो रहे हैं या सीसीटीवी कैमरास में, ये हमारे लिए भी उतना ही बड़ा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है जितना कि यूएसए के लिए। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो वे फॉरवर्ड में जब आप डिफेंस पे या सिक्योरिटी पे क्वेश्चन करोगे कि इस तरह के स्टेप हमें लेने की भी जरूरत है, इस तरह के रूल्स हमें भी बनाने होंगे। ठीक है, तो ये पहली लर्निंग है जो आप अपने एग्जाम में यूज करोगे। Cars employing some form of external communication capabilities can be potentially misused. Worse, these cars may even be disabled or hijacked for security hawks. Handing over such control to the state with which you may be in future conflict simply carries overwhelming risk। अब ये पूरी कार, उसमें लगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब चाइनीज कंपनी ने बनाया, वो चाइना में बैठी, वो कल को इसको अगर कंट्रोल कर लेती हैं तो ये फ्यूचर कन्फ्लिक्ट में बहुत नुकसानदायक होगा यूएसए के लिए। ठीक है, तो ये आप कहीं यूज नहीं करोगे, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरीके से इनको मिसयूज किया जा सकता है। या फिर ये सोचिए आप कि यही आपने लोन वोल्फ अटैक सुना है, ठीक है, लोन वोल्फ अटैक, जहां पर क्या होता है कि कोई भी आदमी रेडिकलाइज हो गया, वो कहीं आइडियोलॉजी से इंस्पायर हुआ और उसने कार ले जाके भीड़ में
क्रश कर दिया लोगों को, ठीक है। ये लोन वोल्फ अटैक और कितने ज्यादा सीवियर हो जाएंगे अगर कल को यूरोप और अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल या सेल्फ ड्राइवरलेस कार, ठीक है, इनको रेडिकल्स एलिमेंट यूज करने लगे लोन वोल्फ अटैक के लिए, ठीक है। कार का सॉफ्टवेयर अपने कंट्रोल में लिया, कर दिया भीड़ में क्रश लोगों को, ठीक है। यही हुआ था एक टाइम पर, लोन वोल्फ अटैक बहुत ज्यादा हो रहे थे, लंदन में, फ्रांस में, सब जगह हुए थे, ठीक है। तो ये भी एक पोटेंशियल थ्रेट है, इसलिए आपको इन सॉफ्टवेयर का कंट्रोल ऐसी कंपनी हाथ में नहीं दे सकती जो किसी ऐसी कंट्री से आती हो लाइक रशिया या फिर चाइना। While the US proposed rules and Israeli pager attack have reignited and amplified the supply chain security debate, it arguably began a few years ago when US, Australia, Japan, and even India effectively banned Huawei and other Chinese telecom players from participating in the 5G rollout for security consideration. ठीक है, ये कंपनी बहुत ज्यादा बदनाम है, इसके साथ हमेशा से ये रहा है कि ये चाइनीज गवर्नमेंट के इशारों पर ही चलती है, ये उसके लिए जासूसी करती है। तो सिर्फ यूएस ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने भी, इंडिया ने भी बैन किया था कि आप हमारे 5G रोल आउट में बिडिंग में नहीं आएंगे। Since then, the supply chain security concerns have spread to other tech industries such as semiconductors. अब सेमीकंडक्टर्स को लेके क्या कहा था, यूएसए ने बैन लगा दिया था, नीदरलैंड ने भी बैन लगा दिया था कि 10 नैनोमीटर से छोटे वाले जो एडवांस चिप हैं, ये टेक्नोलॉजी कोई भी कंपनी चाइनीज के साथ शेयर नहीं करेगी, राइट। Now, there was a recognition in the US, Europe, India, and elsewhere that the supply chains have become too dependent on Chinese exports. But almost simultaneously, security consideration around Chinese involvement in telecom infrastructure also led to another shift from resilience to security. अब वर्ल्ड ने यही माना कि ये जो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें चाइनीज पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, हमें खुद से अपना कुछ बनाना होगा सेपरेट, ठीक है। इंडिया के रिस्पेक्ट में अब इंडिया के लिए भी जरूरी है कि हम भी अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करें। अब एक तो मेजर ये हो सकता है कि हम आउटराइटली बैन कर दें इंपोर्ट फ्रॉम चाइनीज, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये वर्क नहीं करेगा। बट इसके अलावा हम दो अप्रोच ले सकते हैं, वन इज जस्ट टू बी सिक्योर एंड सेकंड इज जस्ट इन केस स्ट्रेटेजीज। सिक्योर यानी जहां तक हो सके हम अवॉइड करें, दूसरी कंट्रीज से देखें जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, या फिर खुद से बनाएं। और दूसरा तरीका है जस्ट इन केस स्ट्रेटेजी, दैट इज जैसे अगर कोई क्रिटिकल सेक्टर है, डिफेंस टाइप की चीजें, सिक्योरिटी अप्लायंसेस की बात है, तो फिर आप इस प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज कीजिए उसको, उसके बाद उसको इंपोर्ट कीजिए, ओके। ट्रस्ट बट वेरीफाई एंड जीरो ट्रस्ट, पीरियोडिक ऑडिट, on-site inspection, and establishment of a mechanism that ensure compliance with the national and international security standards, but a more narrowly defined set of technologies that are most critical, such as intelligence agencies या फिर इंडियन मिलिट्री के लिए, दे शुड बी सब्जेक्टेड टू जीरो ट्रस्ट, ठीक है। इसमें आप कम से कम चाइनीज या ऐसी कंट्रीज पे ट्रस्ट बिल्कुल मत कीजिए। द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वेंडर्स एंड फ्रेंड शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग क्या होता है, ये एक कंसेप्ट है, यानी कि हम अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी जो ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई चेन है वो स्टैब्लिश करें फ्रेंडली कंट्रीज में, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग हो गई आपकी यूएसए में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाए सपोज जापान में या फिर साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज में, और अल्टीमेटली इसकी जो प्रॉपर बैक एंड सपोर्ट है सॉफ्टवेयर टाइप का, ठीक है, वो चीज हो जाए इंडिया में। तो इसको कहते हैं फ्रेंड शोरिंग, यानी कि जो वैल्यू चेन है हमारे प्रोडक्ट की उसको हम कहाँ लोकेट कर रहे हैं, उन कंट्रीज में जो हमारी फ्रेंड्स हैं, ओके। हाँ, तो इसके नोट्स यहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ मैंने आपको इसका फ्लो चार्ट दिया है फॉर क्विक रिवीजन, ठीक है। मैं आपको बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, प्लीज सैटरडे एंड संडे शुड बी योर रिवीजन पार्ट, ठीक है। अब मैं अपनी तरफ से क्या करने वाला हूँ आपको, क्योंकि मैं आपके साथ हिस्ट्री का भी प्रीलिम्स रिवीजन कोर्स शुरू किया ना, हिस्ट्री में हम लोग स्टैटिक भी साथ में कवर करेंगे, एट द सेम टाइम करंट में जो रहा होगा वो भी कवर करेंगे, ओके। सैटरडे संडे को आपका गोल ऐसा होना चाहिए दैट सैटरडे को आप अपना स्टैटिक में आपने जितना पढ़ा है पूरे वीकेंड आप उसको रिवाइज करेंगे, बट वो रिवीजन तब भी हो पाएगा या तो आपने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हो, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है कि आपने स्पेक्ट्रम के हफ्ते भर में 100 या 200 पेज पढ़े हैं तो आप उसको रिवाइज कर लोगे सैटरडे को, दैट्स नॉट गोना हैपन, ओके। स्टैटिक में शॉर्ट नोट्स बनाइए या फिर माइंड मैप बनाइए, माइंड मैप मैं आपको बना के देते ही हूँ अपने उसमें, ठीक है। हिस्ट्री में भी मैंने अभी आपके साथ स्टैटिक में स्टार्ट किया सोशो कल्चरल मूवमेंट्स, ठीक है। तो इसके फ्लो माइंड मैप आपको मिलेंगे, तो माइंड मैप आप इजीली रिवाइज कर सकते हो, हफ्ते भर पढ़िए इन चीजों को और सैटरडे को स्टैटिक रिवाइज कीजिए। संडे को आपको पूरा का पूरा आपका करंट को लेकर आपने जितना पढ़ा है, चाहे वो मेंस 450 प्लस में हो या फिर इसमें हो, संडे को आपको सिर्फ करंट का रिवाइज करना चाहिए अगेन थ्रू योर माइंड मैप्स।
ओके, बिकॉज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इमेजिन कीजिए आपके 450 प्लस टॉपिक रेडी हैं, जिसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम 40 से ज्यादा हिट कर पाए आउट ऑफ 60 क्वेश्चन फ्रॉम जीएस 1, 2 एंड 3। जब ये शॉर्ट नोट्स आपको वन वन पेज में बने होंगे माइंड मैप के फॉर्म में, आप इतनी बार इसको रिवाइज कर चुके होंगे कि जब वहां पर एग्जैक्टली क्वेश्चन आएगा तो आंसर विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ओके, जब कंटेंट आपका फिंगर टिप्स पे होता है तो फिर आपको सिर्फ रिवाइज करना क्या है, सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जो कि प्रीलिम्स के बाद आपको ऑलमोस्ट डेली ही करनी होगी, राइट। तो ये जो माइंड मैप्स हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, स्टैटिक के लिए भी एंड करंट के लिए भी। जब हम पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी व्हाट आई विल मेक श्योर, मैं आपको माइंड मैप सभी चैप्टर्स के दूंगा, ठीक है, बट आपके साथ वीडियो लेक्चर सिर्फ उन्हीं चैप्टर से करूंगा जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, सच एज फंडामेंटल राइट्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज कुछ है तो वो है इमरजेंसी का चैप्टर ड्यू टू मणिपुर इशू। ओके, तो ये सब हम लोग कवर करेंगे वहां पर। ये सब छोड़िए, ये बकवास चीजें हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है। ठीक है, हम काम की चीजों पे चलते हैं। वन इज साइबर फ्रॉड लॉसेज। साइबर फ्रॉड में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पिछले कुछ टाइम से डेवलपमेंट हुई है न्यूज में। वन था डिजिटल अरेस्ट। ओके, इसके काफी एग्जांपल्स आए। और दूसरा था रैंसमवेयर अटैक। जैसे रैंसमवेयर में विप्रो, टीसीएस, इन लोगों ने कहा कि हाँ हमारे साथ इस तरह के इंसिडेंट हुए। एम्स की वेबसाइट कई दिनों तक हैक रही, पेशेंट का डेटा लॉक एनक्रिप्ट कर दिया गया, और जब तक रैंसम पे नहीं की गई तब तक वो हुआ नहीं, ठीक है। उसी तरह डिजिटल अरेस्ट में काफी फ्रॉड सामने आया, स्पेशली दिल्ली एनसीआर रीजन में, जहां पे आपको इस तरह की बातें की जाती है। जैसे कई बार पेरेंट्स के पास ये फोन आया कि आपके बच्चे रेप में पकड़े गए हैं या आपकी बेटी प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ी गई है, ओके, तो इस तरीके से डराने का। इनफैक्ट एक मदर टीचर थी, शी डाइड लिटरली, जब उसके पास इस तरह का फोन आया कि आपकी बेटी प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ी गई है, उसे सुनते ही हार्ट अटैक आ गया। तो इस तरह की जो साइबर फ्रॉड्स हैं इनकी वजह से हमें करीब करीब लॉस होता है 0.7% ऑफ अ जीडीपी। Indians are likely to lose over 1.2 lakh crore over next year to cyber frauds। ठीक है, ये कहना है हमारी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। और इंडिया की साइबर सिक्योरिटी को लेकर और इसके साथ इसमें जितनी भी बॉडीज हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये सारी चीज एक ही बार में कवर की जा चुकी है इन मेंस 450 प्लस। लेक्चर का नाम था इंडिया साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ठीक है, आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं इसे, माइंड मैप बना लेना, या फिर आई विल प्रोवाइड यू। सेंटर टाइटन्स द नॉर्म्स डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्टिविस्ट सीक विड्रॉल। अब थैंक्स टू दिस गर्ल पूजा खेटकर, ठीक है, इसने जो फ्रॉड किया उसके बाद से गवर्नमेंट को समझ में आया कि साइब इसमें डिसेबिलिटी की जो सर्टिफिकेट्स इनको लेकर काफी फ्रॉड होता है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर जो रूल्स बनाए हैं सेंटर ने, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो जेन्युइन लोग हैं डिसेबल, इनके लिए सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना और ज्यादा मुश्किल कर देंगे। देखिए, ये तो हर फील्ड में है कि जहां भी सर्टिफिकेट्स वगैरह की बात आती है तो 1-2% तो इस तरह के फ्रॉड्स लोग आ ही जाते हैं कुछ ना कुछ लूप होल लेकर। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम जो सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने वाला कैंडिडेट है वही सिर्फ अकेला रिस्पॉन्सिबल है। इसमें रिस्पॉन्सिबल आपकी अथॉरिटीज भी होती हैं, आपके डॉक्टर्स भी होते हैं, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपने पूरा का पूरा ब्लेम कहाँ डाल दिया है कि इस कैंडिडेट को रोकिए फ्रॉड सर्टिफिकेट रोकने ऑब्टेन करने पर। बट आपकी जो अथॉरिटीज हैं उस पर आपने कोई नॉर्म्स नहीं लगाया कि अगर आप फेक सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो आप भी कल्प्रिट होंगे। तो यहाँ पर जो न्यू रूल्स हैं उनमें तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। The new rule will require people with disabilities to mandatorily submit proof of identity. Okay. And they further require that only medical authorities to be considered competent to receive and process the applications for disability certificates, and also increasing the time taken to process each application from 1 month to 3 months. Now this is the issue। ठीक है, जो सर्टिफिकेट मुझे 1 मंथ में मिल जाना चाहिए था, आपने उसको कह दिया कि इसके लिए 3 मंथ तक मेडिकल अथॉरिटीज टाइम दे सकती हैं। तो पहला तो आपने ये मुश्किल बना दिया। दूसरा, एक और वर्स्ट चीज हुई है इन दिस क्लॉज अंडर रूल 18। This allows for application to lapse or become inactive if the medical authority concerned is unable to decide on it for over 2 years। मैंने एप्लीकेशन दी, 2 साल तक आपके पास पड़ी रही, आप उस पर डिसीजन नहीं ले पाए, तो अब वो लैप्स मान ली जाएगी और मुझे दोबारा से जाना होगा, एक और एप्लीकेशन फाइल करके मुझे रीअप्लाई करना होगा, या फिर अप्रोच करना होगा अथॉरिटी को कि मेरी एप्लीकेशन जो है उसको रीएक्टिवेट कर दीजिए। इसमें मेरा तो फॉल्ट ही नहीं था, राइट। तो ये दो स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिए हैं वो एक्चुअली और मुश्किल बना देंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी अलोन आर टू बी ब्लेम फॉर दिस मैनिपुलेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पूरा ब्लेम उस पर ही डाल दिया है कि जो हैंडीकैप है उसी पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। हाँ, वन मोर थिंग, हमने कुछ टाइम पहले बात की थी कि गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट पॉलिसीज इस तरह की हैं कि
कैसे कोई कंट्री ट्रस्ट करेगी इंडिया पर? हमने उस टाइम दो स्टेप लिए थे। एक तो हमने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दी थी नॉन नॉन बासमती व्हाइट राइस पर, अराउंड 490 पर टन से कम में हम नहीं भेज सकते, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस थी ये, तो इसको अब जाके विड्रॉ किया गया है। दूसरा, इसके अलावा नॉन बासमती व्हाइट राइस एंड पारबॉइल्ड राइस, ठीक है, इनको भी अब अलाउ कर दिया गया है कि विदाउट रेस्ट्रिक्शन आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर इस तरीके से हम रेस्ट्रिक्शन बार बार रूल्स चेंज करते जाएंगे तो ना तो कोई इन्वेस्टमेंट आएगा, ना ही कोई कंट्री आप पे एक्सपोर्ट के लिए ट्रस्ट करेगी, राइट? तो इसीलिए बार बार बात की जाती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो ट्रेड है एग्री कमोडिटीज में, वो स्मूथ और फ्लॉलेस हो, तो इसलिए जरूरी है, जो हम लोग वे फॉरवर्ड में हमेशा बोलते हैं, कि वी नीड ए स्टेबल एंड कंसिस्टेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी। बिकॉज अगर मेरा बिजनेस एक्सपोर्ट का है तो उसमें मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम प्राइस पे परचेज करूं और उस टाइम पर सेल करूंगा या एक्सपोर्ट करूंगा वर्ल्ड मार्केट में जब प्राइस अच्छे होंगे। बट क्या होता है कि सपोज मैंने बहुत सारे स्टॉक लेके रखा है ऑफ सीजन, कि जब इंटरनेशनल मार्केट में राइस के प्राइस बढ़ेंगे तब आई विल सेल, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं तो डोमेस्टिक में भी उस टाइम तो आ नहीं रहा होगा न्यू राइस, ठीक है, वो तो स्टॉक कर चुका हूं पहले। बट गवर्नमेंट क्या कहेगी कि डोमेस्टिक मार्केट में इसकी कमी हो सकती है तो हम एक्सपोर्ट पे बैन लगाते हैं। तो फिर मैंने जो इतना लंबा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने वेयर हाउसेस कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाए, ये सोचकर कि जब प्राइसेस बढ़ेंगे तब मैं इंटरनेशनल मार्केट में सेल करूंगा, आपने एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब आप कह रहे हैं कि आप यहीं सेल कीजिए डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है, अपनी पब्लिक को, तो फिर मेरा इन्वेस्टमेंट तो बेकार चला गया ना। ओके, तो इसलिए एक स्टेबल और कंसिस्टेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी जब हमें जरूरत होगी, तभी जाकर हम इस सेक्टर में अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे। अगर इस तरीके से हम बार बार अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी और नॉर्म्स को रूल्स को चेंज करते रहेंगे तो फिर हमारा जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट है वो इम्पैक्ट होता है नेगेटिवली। स्टेबल बर्निंग गोस अगेंस्ट द राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री स्पेस, ठीक है। स्टेबल बर्निंग पे हम ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में सेशन किया है, और इससे पहले हमने बात की थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये भी आपका राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ही आता है, राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री स्पेस, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मतलब बात क्या करनी है, रिवाइज ही करना है एक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ऑन पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, क्योंकि केसेस ऑफ स्टबल बर्निंग इन पंजाब एंड हरियाणा दे वायलेट द सिटीजंस राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट के पिक एंड चूज पॉलिसी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो चार कुछ फार्मर्स को पकड़ेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे, उन पे पेनल्टी लगाएंगे, ठीक है, बट उसके बाद भी सब पे पेनल्टी नहीं लग रही है, सबको आप रोक नहीं पा रहे हो। एक आध दो को अरेस्ट कर लोगे, पेनल्टी लगा दोगे, शो कर दोगे गवर्नमेंट को कि वी आर टेकिंग दी स्टेप्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट की पिक एंड चूज पॉलिसी है ये ठीक नहीं है, इसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है कि हर एक फार्मर को रोका जा सके पराली जलाने से। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 21 के डोमेन में आता है राइट टू लीव इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछे एंड दीस आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स जो सही होने चाहिए। सेकंड इज राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, इट इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ठीक है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े टाइम पहले कहा था। देन आर्टिकल 47, ये ड्यूटी होती है स्टेट की टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एनवायरमेंट में रह रहे हो। और सोरेन सिंह जो कमेटी थी उसने कहा भी था कि जो आर्टिकल 48A और 51A है, ठीक है, इनको हमें फंडामेंटल ड्यूटीज में डालना चाहिए। दिस आर्टिकल 48A, 48A क्या कह रहा है, स्टेट की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और आर्टिकल 51A का जी पार्ट, ठीक है, ये तो ऑलरेडी सिटीजन को भी कहता है कि आपकी भी ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरमेंट। बट अल्टीमेटली जला तो फार्मर ही रहा है ना यहाँ पे। अब उसकी मल्टीपल रीजन है। जब मैंने आपसे पूसा वैरायटी डिस्कस की थी कि इसको बंद किया जा रहा है, उसका रीजन यही था कि ये मैच्योर होने में ज्यादा टाइम ले रही है, अराउंड 160 डेज। हम लोग ने इसकी न्यू वैरायटी डेवलप की 120 डेज की, ताकि बीच में 30 डेज का एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाए, यहाँ पे इसके राइस की कटिंग से लेके अगली वीट के प्लांटेशन के बीच, ठीक है, 30 डेज का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, तो फार्मर इसको इजिली कट कर सकता है रादर देन भर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज जो कराई थी उसमें एनवायरमेंट के फर्स्ट लेक्चर में इसकी बात की थी। ओके, लीगल प्रोविजंस भी हैं, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में आपको पेनल्टी लग सकती है अगर आप इस तरह की चीजें कर रहे हो। आईपीसी में भी, आईपीसी एक्ट में भी सेक्शन 277 हुआ करता था वाटर पोल्यूशन को लेकर। एंड पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल भी, एमसी मेहता केस जब हुआ था उसमें कहा गया था कि जो पॉल्यूशन करेगा उसको पे करना भी पड़ेगा। रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट आए उसमें उन्होंने यही कहा है कि ये जो आप पेनल्टीज लगा रहे हो फार्मर्स पे, ये इनकंसिस्टेंट है बिल्कुल। आपने रजिस्टर किए 1000 से ज्यादा केस और फाइन कितना किया, जस्ट 473 को, जस्ट फॉर शो ऑफ। हरियाणा में भी सेम 490 केस और रजिस्टर कितनी एफआईआर, जस्ट 32 के अगेंस्ट। तो अब रैंडमली पिक एंड चूज पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं है।
Court noted the failure in implementing existing laws and violating citizens' rights under Article 21. Court directed the Union government to consider Punjab request for more funds to address stubble burning as well. Okay. ये सब बातें पहले कर चुके हैं, ये सब आपके एक रिवीजन के लिए था। इंडिया क्लोज टू फाइनलाइजिंग इंडस्ट्री कार्बन टारगेट्स अहेड ऑफ कॉप मीटिंग। अब कॉप 29 होने वाली है बाकू में। अभी मैंने आपको पिछले सेशन में डिस्कशन किया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि वहां पर कॉप 16 होने जा रही है और मैंने इसका थॉरोली अभी तक जितना कुछ हुआ है सीबीडी में वो सब कर लिया था, ठीक है। यूएनएफ ट्रिपल सी क्लाइमेट चेंज, इसके रिस्पेक्ट में मैंने सारी डिटेल आपके साथ रिवीजन सीरीज में की थी, बट आज हम लोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे अभी। लेकिन जब भी कॉप का बाकू में 29 सबमिट हो गया, ठीक है, तब हम यूएनएफ क्लाइमेट चेंज को पूरा डिटेल में एग्जामिन कर लेंगे वहां पर, ठीक है। तो करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा और इसका अभी तक आज तक जितना डेवलपमेंट हुआ है सिंस 1992 रियो समिट से, वो भी कवर हो जाएगा उसी दिन जब ये समिट कवर हो जाएगा पूरा। ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, इट इज डिसाइडिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स फॉर सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज को भी टारगेट दिया जाएगा कि आप कितना कार्बन एमिशन कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हर इंडस्ट्री को डीकार्बोनाइज करने की बात की जा रही है। तो दिस विल एक्ट एज ए प्रीकर्सर टू सेटिंग अप ऑफ ए कंप्लायंस कार्बन मार्केट। हमने एक मीन्स में सेशन किया था कार्बन मार्केट पे, इंडिया का राइजिंग कार्बन मार्केट, ठीक है। ये सेशन हमने मेंस में किया था थोड़े दिन पहले, तब हमने सारी बातें की थी। ओके, दिस मीन्स द कंपनीज हैव टू एंश्योर दैट देयर कार्बन एमिशन इंटेंसिटी आर विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट, एंड अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो गई तो फिर आपको परचेज करने पड़ेंगे कार्बन एडिट उस कंपनी से जिसके पास सरप्लस होगा क्रेडिट्स का। ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी था। पहले ये चलता था पैट के नाम से, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, ठीक है। आपकी जिसके पास सरप्लस है वो दे देता था दूसरे को जिसने ज्यादा एमिशन किया हुआ है। ये सब नॉर्म्स किसने लागू किए थे, एक नोटिफिकेशन निकाला था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इन 2023 दैट इंडिया इज ऑब्लिज्ड टू लॉन्च इट्स कंप्लायंस मार्केट इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बनाई है एक बॉडी जो इसको पूरा देखेगी, दैट इज नोन एज नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर इंडियन कार्बन मार्केट, नोन एज NSCICM। इट विल बी चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे जो चंद्रचूड़ जी हैं इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम हियरिंग ऑन मैरिटल रेप केस। मैरिटल रेप पे दो ही चीजें जाननी है, ठीक है, इसकी जरूरत क्या है और दूसरा इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे। ये सब चीजें हम ऑलरेडी पिछले सेशन में कवर कर चुके हैं। ओके, आगे चलते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग रेकलेस लैंडिंग, अदरवाइज वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। बट माइक्रो फाइनेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको इन डिटेल कवर करेंगे मेंस 450 प्लस में विद इन 1 और 2 डेज। ओके, इसको अभी यहाँ छोड़िए, ये तो सिर्फ एक बोल बच्चन दे रहे हैं, बट माइक्रो फाइनेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तो यूएसए ने भी माना है कि हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ है कि नॉर्थ कोरिया ट्रूप्स भेज रहा है रशिया में। रशिया को जरूरत भी है, रशिया की क्या है कि काफी टाइम से वॉर लड़ी नहीं है, तो उसके फाइटर्स उतनी अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहे हैं जितना किसी जमाने में करते थे, ठीक है। तो आज वो नॉर्थ कोरिया से उसके लिए हेल्प मांगी रहा है। एट द सेम टाइम वो फ्रीलांसर्स भी रिक्रूट कर रहा है, ठीक है, जो उसकी तरफ से फाइट करना चाहते हैं। जैसे कई सारे गोरखास फ्रॉम नेपाल दे वेंट फॉर फाइटिंग, कुछ रशियन साइड से भी कुछ यूक्रेन साइड से भी, क्योंकि नेपाल के साथ प्रॉब्लम ये है उनके लड़के हैं तो बेस्ट फाइटर, वर्ल्ड मानता है कि दीज गोरखास आर दी बेस्ट फाइटर। बट हो क्या रहा है, इंडिया ने जब से यहाँ पर अग्निवीर जैसी स्कीम लाई है तब से नेपाली प्रेफर कर रहे हैं कि हम किसी और देश की आर्मी में जाना ज्यादा पसंद करेंगे। लाइक यूके में बहुत सारे गोरखास काम करते हैं आर्मी में, उसी तरीके से यूक्रेन एंड रशिया ने, और इन लोगों ने तो अपने हाथ से ये सब दिया भी है ना कि हम आपको सब कुछ देंगे, ठीक है। पैसे चाहिए मिलेंगे, आपकी फैमिली को हमारा पासपोर्ट चाहिए, रशियन पासपोर्ट, यूक्रेन पासपोर्ट, वो भी मिलेगा। सिटीजनशिप भी अगर चाहिए, अगर आपकी डेथ हो जाती है इनकेस, तो वो भी मिलेगी। तो काफी सारे नेपाली गोरखास इस वक्त इन दोनों आर्मीज में फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। ओके, जस्ट इमेजिन both side Nepalis are fighting each other for either Ukraine और रशिया, जबकि उनके कोई इंटरेस्ट लाई नहीं करते उसमें। तो इंडिया ये जो अग्निवीर स्कीम लाया था ये बहुत गलत चीज थी। ओके, और मैंने आपसे कहा भी था कि इमेजिन कीजिए कि अग्निवीर 4 साल वर्क करके जाता है, अब तो वो फ्री है ना, वो तो चला गया अपने नेपाल, अब उसको कोई पर्पज नहीं, लेकिन वो इंडिया की आर्मी में सर्व कर चुका है 4 साल। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, टोपोग्राफी है, जो बॉर्डर एरिया से उनमें सर्व कर चुका है। अगर कल को इसको चाइना रिक्रूट करता है अपने यहाँ की, आप आइए हमारी आर्मी में सर्व कीजिए, आपके पास कोई प्रोविजन नहीं है कि आप उसको रोक पाओ कि नहीं नहीं आप चाइनीज आर्मी में जा सकते हो, जा सकता है। आप ही ने तो फ्री किया उसको 4 साल बाद, ठीक है। तो इसका एक ही वे आउट था कि आप ये जो अग्निवीर स्कीम है इसको एटलीस्ट नेपाली गुरखास पे अप्लाई मत कीजिए।
बिकॉज वहां उनके पास और कोई ऑक्यूपेशन नहीं है आर्मी में जाने के अलावा। उनके पास ज्यादा कुछ है नहीं इकोनॉमिकली। ठीक है, तो ये गलती इंडिया ने की थी। और इसकी एक रिपोर्ट भी आई थी जहां पे कहा गया था कि चाइनीज आर रिक्रूटिंग दीज गोरखास। अभी तो वो सिर्फ एक नॉर्मल, एक न्यू गोरखा को रिक्रूट कर रहे हैं, लेकिन कल को जब अग्निवीर से रिटायर हुआ गोरखा को रिक्रूट करेंगे तब प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर होंगी। आई डोंट नो व्हाई इंडियन गवर्नमेंट फेल टू अंडरस्टूड दिस। आज मैं इसको कवर नहीं करूंगा, लेकिन रिसर्चर्स मेल्ड एआई एंड जीनोमिक्स टू फाइंड थाउजेंड्स ऑफ न्यू वायरसेस। ठीक है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एआई का रोल और जीनोमिक्स का रोल, दोनों का रोल दो चीजों में बहुत है। एक तो न्यू डिजीज को डिस्कवर करने में, और दूसरा न्यू वैक्सीन को डेवलप करने में। इन दोनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीनोमिक्स हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं, ये मैं आपको किसी और दिन डिस्कस करूंगा, आज नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू माय हेल्प। ओके, एंड सेकंड इज कि यहाँ पे ये माना गया है कि कोई एंशियंट मेटेओराइट था, जिसे मान ये इन लोगों ने नाम दिया जाइंट फर्टिलाइजर बॉम्ब, जिसने लाइफ की शुरुआत की अर्थ पर। ठीक है, और ये जो मेटेओराइट था ये उस मेटेओराइट से भी ऑलमोस्ट 50-100 टाइम्स ज्यादा बड़ा था, जिसने डायनासोर्स को बाद में खत्म किया। ओके, तो ऐसा कोई नाम नहीं दिया उसको, बस इनका ये मानना है कि जब अर्थ एक टाइम पर पूरा सिर्फ न्यू बना होगा, जब यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई थी, तब एक जाइंट फर्टिलाइजर बॉम्ब, ठीक है, ये आया होगा और इसकी वजह से बैक्टीरिया एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज आर्किया, ये सब की शुरुआत हुई यहाँ पर। ओके, क्योंकि इस मेटेरॉइड ने की न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिए, फॉस्फोरस एंड आयरन सॉर्ट ऑफ। इन्होंने ये एविडेंस लिए हैं फ्रॉम एन एंशियंट रॉक फ्रॉम बार्बेटॉन ग्रीन स्टोन बेल्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न साउथ अफ्रीका। ठीक है, बाकी ये आपके एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा। बाकी इस टॉपिक को मैं आपके साथ नेक्स्ट किसी सेशन में कवर करूंगा, आज नहीं कर सकता ड्यू टू माई हेल्थ इशू। एंड सेकंड थिंग इज कि आप में से जो बच्चे बोलते हैं इंडियन एक्सप्रेस का कवर नहीं होता, हाँ वो अब नहीं करते हैं, हम लोग पहले करते थे, क्योंकि डिस्कशन 120-130 तक चला जाता था, 1 से 1.5 घंटे, तो वो बच्चे उतना झेल नहीं पाते थे। एंड सेकंड थिंग इसकी इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होते हैं ये टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्टली पोस्ट कर दिए जाते हैं, आप वहां से रीड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। एंड उसी चैनल से जुड़ा एक और चैनल है जिसमें हम लोग डेली एमसीक्यूज पोस्ट करते हैं करंट अफेयर से, उसमें ऑलमोस्ट 500 एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। लेकिन वहां पर गोल सिर्फ आपको एमसीक्यू कराने का नहीं है, वो एमसीक्यू भी उन टॉपिक्स पे दिए जाएंगे जो कहीं ना कहीं इधर उधर से मिस हो जाते हैं, और उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, ताकि वो अपने आप में एक नोट होता है आपका उस टॉपिक के लिए, उसमें से आपको जो पॉइंट लगता है कि ये मुझे नहीं पता है उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए, और इसी तरीके से आप प्रीलिम्स के लिए तैयार हो सकते हैं। क्योंकि अब प्रीलिम्स उतना स्पेसिफिक नहीं आ रहा है जिससे सिलेबस से डिसाइड किया जा सके, काफी चीजें इधर उधर वीक तरीके से पूछी जा रही है, बट अल्टीमेटली एग्जाम देना है और क्लियर करना है, सो एफर्ट्स भी उतने लगेंगे। ठीक है, सो ये एमसीक्यू वाला चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप के साथ ही जुड़ा हुआ है वो भी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।